सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए। 1 0 और भी है। अच्छा, सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया सुप्रिया जी। सुप्रिया जी वो रेफरेंस सुप्रिया जी, अगर आपको लगता है कि हमने मध्यम वर्ग के लिए 0% टैक्स किया है 12 लाख तक, अगर आपको लगता है दर्द हुआ है, आपको इससे खुशी नहीं है, तो आपकी खुशी से ज्यादा हमें देश के करोड़ों मध्य वर्ग के चेहरे पे खुशी दिखती है, क्योंकि ये देश के विकास में एक बड़ा योगदान देने वाली। ये जीरो गिनने की बात आप उनको मत एड्रेस करिए, आप इधर एड्रेस। माननीय सभापति जी, ये जीरो चेक करने की बात मैंने राहुल गांधी जी से की और वो आपने रेफरेंस दिया है, और मैंने रेफरेंस दिया है, और मैं आप सबके सामने माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप नहीं, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। सर, ये दिल्ली वालों ने तो कांग्रेस को बड़ा जीरो दे दिया, अब बंगाल में भी तृणमूल का जीरो होने वाला है। एड्रेस टू द चेयर, नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड एक्सेप्ट अनुराग ठाकुर जी। प्लीज यू एड्रेस। सर, मैं मध्य वर्ग पर टैक्स की बात कर रहा था। सर, मेरा तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन 28 फरवरी 1970, सर मैं जून 1975 की बात नहीं कर रहा जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, मैं 28 फरवरी 1970 की बात करता हूं जब इंदिरा गांधी जी ने बड़ी निर्ममता के साथ इस देश के सामने मिडिल क्लास पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी। और मैं एक टेप लाया हूं, मैं सुना दूं आपके सामने, इंदिरा जी का भाषण सुनाऊं थोड़ा सा? क्या कहा? नहीं, जमा कर दीजिए, नहीं जमा कर, आप जमा कर दीजिए। नहीं, इनमें से बहुत सारे नहीं, आप सर, इंदिरा जी ने आप नहीं सर, ये कांग्रेस पार्टी, कहां मैं इजाजत दे रहा हूं, आप बढ़िए। सर, कांग्रेस चाहती है कि इंदिरा जी की टेप ना चले, नियम कहता है कि ना चले, लेकिन मैं आंकड़ा जरूर बताना चाहता हूं कि कैसे इंदिरा जी ने एक और तो इमरजेंसी लगाकर काला अध्याय दिया, लेकिन दूसरा 28 फरवरी 1970 को सरकार के टैक्स स्ट्रक्चर को देख लीजिए, जहां पर कमाई करने वाले जिनको दिन रात मेहनत करते थे उनको डायरेक्ट टैक्स 97.5% लगा दिया गया था, 97.5% टैक्स लगा दिया था। और सर, मैं सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं, मनीष तिवारी जी और अन्य विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं, उस समय का 97.5% टैक्स ठीक था या आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जीरो टैक्स ठीक है? उस समय 5000 के बाद इतना टैक्स लग जाता था। रिकॉर्ड में नहीं जा रही, कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट अनुराग ठाकुर जी स्पीच। प्लीज आप कहिए। माननीय सभापति जी, आप उधर क्यों देखते हैं? माननीय सभापति, आप इधर देखिए। मैं आपको ही कह रहा हूं माननीय सभापति जी, ये मनीष जी का दर्द बहुत हल्का, क्योंकि इनकी आमदन 12 लाख से ज्यादा हो सकती है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो करोड़ों लोगों की 12 लाख तक की आमदन है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जीरो टैक्स है। और मैं याद करा दूं कांग्रेस के अपने मित्रों को, उस समय 5000 की आमदन के बाद 97.5% टैक्स सरचार्ज लगा के कर दिया था।
और काला धन अगर किसी के कारण इकट्ठा हुआ, भाई निशिकांत दुबे जी को याद होगा, प्रणब मुखर्जी ने जो अपना व्हाइट पेपर दिया था उस सब में कहा गया था कि काला धन के पीछे कारण क्या है, तो उस समय की कांग्रेस की नीतियां थी जो काला धन करने के लिए काम करना पड़ता था। यही दिया था कि नहीं दिया? अगर ये सब इनके समय, सर हम तो देश के लोगों को ईमानदारी से टैक्स देने की बात कर रहे हैं और देश के टैक्स पेयर का धन्यवाद करते हैं, वो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं, तो आज जाकर जनता को पक्का मकान भी मिल रहा है, शौचालय भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, अनाज भी मिल रहा है। ये मिल रहा है क्योंकि एक ईमानदार सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। ये मिडिल क्लास के खाते में सेंधमारी करते थे। सर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है नहीं, शायद वो आलोपित हो गए हैं, मैं इस पे नहीं कहूंगा। सर वो बार बार सर बैठे बैठे मत टिप्पणी करिए जावेद साहब। सर मुझे एक दो बातें यहां पे जरूर कहनी है। मैंने मध्यम वर्ग की बात की, लेकिन गरीब की बात जरूर करूंगा। सर एक राजनीतिक दल ऐसा है जिनके पहले प्रधानमंत्री से लेके मोदी जी से पहले के प्रधानमंत्री, यानी कि नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक, इन सब लोगों ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया, गरीबों को छलने का काम किया और गरीबों के लिए गड्ढे खोदने का काम किया। लेकिन एक गरीब मां के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 10 वर्षों में कर दिखाया जो आप 60 साल में नहीं कर पाए। 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाकर दे दिए और 3 करोड़ पक्के और मकान मंजूर कर दिए। लेकिन इनके किसी सांसद की सदस्यता जाने पर जब मकान खाली करने को कहा जाता है तो इनका दर्द तब झलकता है कि मकान खाली कर दिया, मकान नहीं है। आप सोचो 70 साल तक वो लोग कितने अपने मकान को छोड़ना पड़ता था, और मोदी जी ने तो 25 करोड़ गरीबों को मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है। ये अपने आप में दुनिया कहती है कि क्या शानदार काम नरेंद्र मोदी। But sir, the people who have a habit to go overseas and speak in universities like Oxford, Cambridge, and they say poverty is a state of mind, तो इनके माइंड दिखते हैं, इनकी सोच दिखती क्या है। हमने विदेशी मानसिकता नहीं रखी, हमने देशी अपना जो तरीका है उससे काम किया, और जहां एक और हमने करोड़ों गरीबों को पक्का मकान बनाकर दिया। हमने संकल्प लिया 2047 से पहले भारत को गरीबी मुक्त करेंगे, जीरो पॉवर्टी बाय 2047 करके दिखाएंगे। लेकिन सर कुछ लोगों की दिक्कत है, कुछ लोग अमेठी रायबरेली जाते हैं तो उनको तो झोंपड़ियां चाहिए थी, सड़कों पे लेटे हुए गरीब चाहिए थे, फोटो सेशन के लिए झोंपड़ी होनी बहुत जरूरी थी, वर्षों तक ये होती रही, कलावती चाहिए थी। अभी वो पिछली बार जरा साउथ से आके वापस नॉर्थ में आए तो पूछ रहे थे झोंपड़ी कोई मिली नहीं, फोटो सेशन कहां करवाएंगे। तो वहां के लोगों ने कहा भाई नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में यहां के लाखों गरीबों के लिए पक्का मकान बनाकर दे दिया। अब उनको समृद्धि और स्वाभिमान के साथ जीना सिखा दिया है और गरीबी रेखा के पार ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मैं तो इतना ही कहूंगा, आपने गरीब और गुरमत में उनको रखा। सर मुझे जो एक दो बातें यहां पर और करनी है, मैं इतना ही कहूंगा सभापति जी, विपक्ष की बातों में सच का अभाव है क्योंकि झूठ बोलना तो इनका स्वभाव है। और मैं आंकड़े देकर बताता हूं, अगर इनकी 2014 में 16 IIT थे, आज बढ़कर 23 हो गए, 13 IIM थे, आज बढ़कर 21 हो गए, 9 ट्रिपल IIT थे वो 25 हो गए, 7 एम्स थे 24 हो गए, 308 मेडिकल कॉलेज थे 760 हो गए, 740 यूनिवर्सिटी थी 1200 यूनिवर्सिटी हो गई, 74 एयरपोर्ट थे 160 एयरपोर्ट हो गए, 91,287 किलोमीटर नेशनल हाईवे था जो आज बढ़कर 1,50,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया। ग्रामीण सड़कें 3,23,000 किलोमीटर थी, आज 7,60,000 किलोमीटर हो गई। 248 किलोमीटर मेट्रो था, आज 1,000 किलोमीटर होकर दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो बन गया। हमारी बिजली का उत्पादन 247 गीगावाट से बढ़कर 447 गीगावाट हो गया। यही नहीं,
हमारा देश जो 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 3 सालों में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जो कहते थे कि बजट कहां बढ़ा है, माननीय सभापति जी, डिफेंस का बजट 2013-14 में 2,03,499 करोड़ था, जो रिकॉर्ड बढ़कर 6,81,210 करोड़ रुपया हो गया। यही नहीं, सड़कें बनाने का, रोड ट्रांसपोर्ट का बजट इनके समय 25,476 करोड़ था, जो बढ़कर 2,87,000 करोड़ हो गया। रेलवे 27,000 करोड़ से बढ़कर 2,55,000 करोड़ कर दिया। होम अफेयर्स 53,371 करोड़ से बढ़कर 2,33,211 करोड़ हो गया। और यही नहीं, एग्रीकल्चर 17,395 करोड़ से बढ़कर किसानों के लिए 1,37,757 करोड़ हो गया। शिक्षा का बजट भी 71,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,28,000 करोड़ से ज्यादा हो गया और अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं 27,000 करोड़ से बढ़ाकर आज लगभग 99,900 करोड़ हो गया। अनुप्रिया जी यहां पर बैठी हैं, एमओएस हेल्थ। और मैं यही नहीं, आपको कुछ आंकड़े और भी रखना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले 1-2 बातें मैं और करूंगा। जहां एक और गरीबों के उत्थान के लिए हमने काम किया है, वहीं पर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए 2047 तक 100 गीगावाट हमारी कैपेसिटी हो, तो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी प्राप्त करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के निर्माण के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है और सन 2033 तक हमारे 5 इंडिजिनियस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनकर तैयार हो जाएंगे। यही नहीं सर, विपक्ष के कुछ नेताओं ने और विशेष तौर पर राहुल गांधी जी ने कहा कि उनको कुछ दिखता नहीं है। सर, ना उनको युवा दिखते हैं, ना युवाओं की उद्यमिता दिखती है। और मैं यही नहीं, ये लोग आइवरी टावर में रहते हैं, जहां खड़े वहीं के वहीं खड़े हैं। इनकी एक अलग अपनी दुनिया है साहब। ये ठहरे हुए पानी की तरह हैं, जिनको सड़ना मंजूर है लेकिन प्रवाहित होना मंजूर नहीं है। हमने तो मोदी जी के नेतृत्व में जो अभी आंकड़े बताए कि 2014 में भारत कहां था और आज 2025 में भारत कहां है। यही नहीं, हमारे युवाओं के पास नए आइडियाज हैं, इनोवेशन है, रेजोल्यूशन है, सॉल्यूशन है। लेकिन मैं एक सवाल इनसे पूछता हूं, 2014 से पहले स्टार्टअप कहां था? मोदी जी को युवाओं पर विश्वास था तो स्टार्टअप इंडिया लेकर आए। आज जितने कांग्रेस के सांसदों की आंकड़ा नहीं है ना, उससे ज्यादा भारत के यूनिकॉर्न का आंकड़ा 117 यूनिकॉर्न आज भारत में है। लेकिन कांग्रेस तो एक ही को स्टार्टअप करने में लगी रही। साहब, कितनी बार लॉन्च किया, ऐसा स्टार्टअप था कि वो पास ही नहीं हो पाया, बार बार फेल हो गया। और यही नहीं, अब तो हमारा प्रयास है, जहां 1 और 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स बन गई। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी के लिए जहां 5 लाख महिलाओं को, SC ST को अब 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन देने का काम मोदी सरकार करेगी। एक बहुत बड़ा कदम। इससे पहले मुद्रा योजना हो, स्वनिधि हो या इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम हो, इन सबके माध्यम से बैंकों ने शानदार काम किया। लेकिन यूपीए के समय पॉलिसी पैरालिसिस तो थी, साथ में फोन बैंकिंग भी थी, क्योंकि मनीष जी ने अभी कहा कि पॉलिसी पैरालिसिस इनके समय था, फोन बैंकिंग भी थी। 12 में से 11 बैंक घाटे में थे, पीसीए फ्रेमवर्क में थे। हम 4R लेकर आए और हमने बैंकों को सुधार किया। आज 12 के 12 बैंक मुनाफे में हैं। अकेला एसबीआई 66,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहा है सर, 66,000 करोड़ का। यही नहीं सर, अगर आप देखिए, हम सर, मुझे 4-5 मिनट में खत्म कर दूंगा सर। इफ टुडे वी हैव टू से, वी कैन से कांग्रेस इज एंटी बिजनेस, एंटी एंटरप्रेन्योर एंड एंटी यूथ पार्टी। सर, मैं एक आपके माध्यम से देश समाज के सामने, संसद सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं। एआई की बात की गई। क्या एआई केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है? मोदी ने कहा हम तो एस्पिरेशनल इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन एआई एक एंटी इंडिया सोच के लिए भी है। सर, वो लोग जो सेंसेक्स के गिरने पर सेलिब्रेट करते हैं, झूमते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, जो भारत के नुकसान करने की बार बार कोशिशें करते हैं, जो भारत को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, क्या आपको लगता है देश के लोग कभी उनके साथ खड़े होंगे? ये एआई जो है ना, एंटी इंडिया वाले, इनके साथ कभी कोई खड़ा नहीं होगा।
और सर एक गठबंधन भी बड़ा था। वो कहते हैं ना, 7 फेरे भी लेने हो तो सत्यता, समर्पण और प्रेम ना हो तो वो 7 जन्म का 7 भी नहीं चलता, 7 महीने भी नहीं चलता। और यही इंडी गठबंधन के साथ वो आज तार तार होता नजर आ रहा है। आज छोटे छोटे दल भी कांग्रेस को कहते हैं कि इनका नेतृत्व हमें नहीं चाहिए। यही नहीं सर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए मैंने पहले भी कहा था कि नेता प्रतिपक्ष का पद जिम्मेदारी और ईमानदारी का है, लेकिन इनसे जिम्मेदारी और ईमानदारी की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे किसी बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए बोल दो सर। और यही नहीं सर, हमने सेमीकंडक्टर को लेकर आए, बड़ी बड़ी हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई, एस्पिरेशनल इंडिया को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आगे लेकर आएंगे। सर मैं 2 मिनट में बस खत्म कर रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मोदी जी भारत के सशक्तिकरण के लिए करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के एक नेता इसको विभक्तिकरण के लिए करना चाहते, क्योंकि वो एआई का उपयोग कास्ट सेंसस के लिए करना चाहते हैं, जो आज भी जात पात से बाहर ना आना चाहते हो। अभी एक सांसद ने भाषण दिया, उन्होंने केवल एक क्षेत्र की बात करके छोड़ दी सर। आज भी क्षेत्रवाद, जातवाद के नाम पर अगर विपक्ष देश को बांटने का प्रयास करेगा, और कांग्रेस के एक सांसद ने पिछले सत्र में भी, पिछले जो हमारा सदन था उसमें भी कहा था कि दक्षिण भारत के लिए कर दीजिए, वहां की जनता ने भी उसको वापस चुनकर नहीं भेजा, क्योंकि देश एक रहना जानता है और मोदी जी के नेतृत्व में एक रह के आगे बढ़ना चाहता है। मैं, राहुल गांधी जी ने कहा कि देश के फिस्कल डेफिसिट की बात की। मैं ये कहूंगा राहुल जी, आप फिस्कल डेफिसिट से ज्यादा अपने पॉलिटिकल डेफिसिट की चिंता कीजिए। फिस्कल डेफिसिट की चिंता मोदी जी कर लेंगे, दूसरे का मुझे पता नहीं। और यही नहीं सर, आज जो दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ राहुल जी इल्लू इल्लू कर रहे थे ना, वो 70 में से 67 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई, खाता खुल नहीं पाया। और मैंने पहले भी कहा था, डबल डेटिंग करने वालों का हाल वो आज यहां पे नजर आ गया है। और राहुल गांधी जी के आइडियाज और विपक्ष के आइडिया को विपक्ष ने कृपया समाप्त, देश ने माना नहीं। सर ये आखिरी 2 लाइनें कह के मैं खत्म कर रहा हूं सर, क्योंकि सर मैं इतना ही कहूंगा, उन्होंने आंकड़े दिए हैं ना, आज देश और दुनिया में सर एक बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है, वो है दिव्य और भव्य महाकुंभ का। भक्ति, अध्यात्म और सामाजिक समरसता से ओत प्रोत भारत का दर्शन करने का इससे अवसर मिलता है। सर मुझे भी परसों जाने का अवसर मिला, मैंने भी कुंभ में स्नान किया। मैं इस अलौकिक आनंद का वर्णन नहीं कर सकता। वैसे वहां के माहौल के बारे में एक बात जरूर मैं कर सकता हूं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। धन्यवाद। कहने के लिए सर, प्रयागराज में कुछ लोग कहते हैं कि उनके पुरखों ने, जैसे मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू जी ने कुंभ में स्नान किया था, लेकिन आज की पीढ़ी जाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जाते तो अवसर मिल जाता स्नान करने का भी, भारत के दर्शन करने का भी, दादाजी की समाधि पे फूल चढ़ाने का भी। और यही नहीं, हाँ हो सकता है सर अंकल सोरोस और अंकल सैम ने मना किया हो, कृपया समाप्त और फतवा जारी कर दिया हो कि ना कोई रामलला के दर्शन करने जाएगा, ना कोई कुंभ स्नान करने जाएगा।